दोस्तों, आज की हमारी कहानी संदीप और किरण के नाम। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी हम खुद नहीं समझ पाते कि ज़िंदगी हमें किस तरफ लेकर जा रही है और हम ऐसा काम कर जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरी ज़िंदगी की ये कहानी भी ऐसी ही कहानी है जैसे मैं खुद से पहली बार मिली थी, क्योंकि जो काम मैंने किया था वो मैं कभी नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर मैं उस मुकाम पर कैसे पहुंच गई। आप लोग ही आखिर में फैसला कीजिएगा कि मैंने जो किया वो सही किया या गलत। ये 3 साल पहले की बात है, जब मैं और राहुल कॉलेज में पढ़ते थे। वो हमारे कॉलेज का सबसे अच्छा लड़का था, बहुत खूबसूरत भी था और तमीज़दार भी। जिस दिन मुझे ये पता चला कि वो भी मुझे पसंद करता है, उस दिन मैंने खुद को बहुत खुशकिस्मत समझा था। कहते हैं ना कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये कोई कमाल की बात नहीं। कमाल की बात तो तब है जब वो भी आपसे आप जैसी मोहब्बत करे, और ये पता चलना कि जिससे मोहब्बत करते हैं वो भी आपकी मोहब्बत में मरा जा रहा है, इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी मुझे मिल चुकी थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस मोहब्बत के रास्ते से पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि दुनिया में मोहब्बत करने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। छोटी सी जिंदगी है जो यूं ही ख़त्म हो जाती है। अगले जन्म में किसने क्या बनकर पैदा होना है किसको क्या पता। और मुझे ज़िंदगी में मोहब्बत मिल गई थी, कोई छोटी बात नहीं थी। हमने एक दूसरे को पसंद किया और एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया, पर यह सब इतना आसान नहीं था। हमारे परिवार में शादियां लड़का लड़की की मर्जी से नहीं होती थीं, और राहुल की सगाई भी उसकी माँ की सहेली की बेटी से तय हो चुकी थी। मुझे ये नामुमकिन लगता था। हम रोज़ इस बारे में बात करते कि क्या करें, कैसे होगा ये सब। कई महीनों तक हम प्लान ही बनाते रहे। वो कहता था कि तुम किसी तरह अपने घर वालों से ये बात कर लो कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, और फिर बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। पर यही मेरे लिए सबसे मुश्किल था। वो ये बात इतने यकीन से कहता कि मुझे उसके यकीन पर यकीन होने लगता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब भी हम इस विषय पर बात करते तो वो यही कहता कि किरण, पहला कदम तुमने उठाना है, तुम अपने घर वालों को मना लो, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं उसको ये कैसे समझाती कि जो काम वो मुझे करने के लिए कह रहा था, ये लड़की की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। मैं कैसे अपने माँ बाप को बताती कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। वे तो इतना सुनकर ही मुझ पर हमला बोल देते, या तो गुस्सा करते या फिर मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाते जो मैंने कभी न सुनी थी। मैं अपने माँ बाप के सामने कैसे खड़ी हो सकती थी, पर देर मेरी तरफ से ही हो रही थी। मैं अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा ही नहीं कर पा रही थी। पर एक दिन राहुल और मुझ में बहस शुरू हुई तो झगड़े पर जाकर ख़त्म हुई। कहने लगा, अगर आज तुमने हमारे लिए इतना नहीं किया तो कल को कैसी ज़िंदगी की राह में मेरा साथ दे पाओगी। अभी तो आगे बहुत लंबी राह है किरण। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो अब अपने घर वालों से बात करने के बाद ही मुझसे बात करना, वरना हमेशा के लिए मुझे भूल जाना। उसने तो मुझे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं उससे मोहब्बत करती थी, उसे खोना नहीं चाहती थी। वो मेरे लिए मेरा सब कुछ था। मैंने किसी तरह अपने अंदर हिम्मत पैदा करके घर वालों से बात कर ही डाली। मेरी बात सुनकर वे खामोश हो गए और सिर्फ इतना कहा कि उस लड़के से कहो हमसे आकर मिल ले। जाने क्यों मुझे लग रहा था अब कुछ बुरा ही होगा। शायद पापा उसे घर बुलाकर बेइज्जत करेंगे या कहीं पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे कि ये लड़का हमारी लड़की को तंग करता है। मेरा दिल हजार तरह के अंदेशों से भर गया था। पापा ने उसे घर के बाहर मिलने को कहा, और जब तक पापा घर नहीं आ गए थे मैं शोलों में जलती रही थी, पर नतीजा मेरी उम्मीद से परे निकला। राहुल ने जैसा कहा था वैसा ही किया और सब कुछ संभाल लिया। यूँ मालूम होता था जैसे उसने सब पर कोई जादू कर दिया हो। शायद मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत ही इतनी करते थे कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मान ली थी। नामुमकिन लगने वाला काम इस कदर आसान हो गया था। हमारे घर वाले आपस में मिले और ये रिश्ता पक्का हो गया। हमारे इम्तिहान हो चुके थे। सगाई के 6 महीने बाद शादी थी। राहुल को अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। ऑफिस वाले उसे रहने के लिए फ्लैट भी दे रहे थे। यूँ शादी के बाद हम अपने अपने माँ बाप के घर छोड़कर अपना अलग घोंसला बनाने चल दिए। उसके घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। वैसे भी राहुल किसकी सुनता था, अपने मन की ही करता था। वो एक बार जिस काम का करने का इरादा कर लेता उसे करके ही दम लेता था, और उसकी यही आदत मुझे अच्छी लगती थी। हमने जो सोचा था सब वैसा ही होता गया, और देखते ही देखते हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। अपना घर सजाया और हम खुशी खुशी रहने लगे। बचपन से ही मुझे अंधेरे से डर लगता था। मैं कभी अंधेरे में नहीं सोती थी। राहुल ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा
और हमारे घर में इतनी लाइट्स लगा दी कि वो घर रोशनियों से सजा कोई महल लगता था। मुझे वहाँ कभी डर नहीं लगा। राहुल मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मैं हमेशा यही सोचती कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। शादी के शुरू दिन में हर लड़की को यही लगता है जैसे वो इस दुनिया का सबसे अच्छा पति उसे मिल गया हो और वो इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। कुछ लोगों के लिए ये समय 7-8 साल तक भी ठहर जाता है, लेकिन कुछ लोग बदनसीब होते हैं और जल्दी ही ये समय ख़त्म हो जाता है। हमारी शादी को अभी 1.5 साल गुजरा था जब राहुल के ऑफिस वालों ने उसे देश के बाहर जाकर काम करने की ऑफ़र दी और उसने मुझे सलाह लिए बिना हाँ कर दी। मैंने कहा, आप मुझे छोड़कर जाएंगे इतनी दूर और आपने एक बार भी मुझसे पूछना सही नहीं समझा। इतना तो मेरा हक बनता था कि मैं शिकायत कर सकती। इतनी जज्बाती मत बनो किरण, मैं सिर्फ 1 साल के लिए जा रहा हूँ और इतनी अच्छी ऑफ़र मैं कैसे ठुकरा सकता था। आखिर मैं ये सब कुछ हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ। वो सामान पैक कर रहा था। मैंने कहा, नहीं, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं आपके साथ खुश हूँ। आप मेरे साथ रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जज्बाती होकर रोते हुए उसके गले लग गई थी, पर वो बिल्कुल भी नहीं पिघला था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस इंसान को जानती ही नहीं। उसने मुझ पर कोई पकड़ नहीं डाली थी, बल्कि उसने मुझे खुद से अलग करके बात शुरू की। कहने लगा, कम उम्र जज्बाती लड़कियों की तरह पेश मत आओ किरण। कब तक हम इस 2 कमरों वाले फ्लैट में पड़े रहेंगे? क्या हम अपना घर नहीं बनाएंगे? अभी तुम जज्बाती हो रही हो, कल को तुम भी कहोगी कि अपना घर नहीं है, बड़ी कार नहीं है। तब तुम भी इस मौके के लिए पछताओगी और मैं भी। समझने की कोशिश करो, मैं ये सब हम दोनों के लिए कर रहा हूँ और सिर्फ 1 ही साल की बात है। मैंने कहा, अगर मुझे यही बात समझानी थी तो 2-4 हफ्ते पहले बताते। धीरे धीरे मुझे ये बात समझाते, लेकिन आप तो खुद ही सारे फैसले करके बैठ गए और मुझे छोड़कर जा रहे हैं। उसने ऐसे सांस ली जैसे मुझसे तंग हो। उसने मुझे समझाया और आरामों को हासिल करने के लिए मुझसे 7 समंदर और 14 मुल्क दूर चला गया लंदन में। वो 1 साल का कहकर गया था, जिसमें से 6 महीने मैंने अपने माँ बाप के घर बिता लिए। पर जब वहाँ भी दिल न लगा तो वापस अपने घर चली आई और राहुल के कहने पर एक स्कूल में नौकरी करने लगी। दिन तो वहीं गुजर जाता था, पर रात को घर आना होता था और रातें बहुत लंबी लगती थीं। जैसे तैसे 1 साल गुजर गया था। जब मैंने उससे पूछा कि कब आओगे, तो उसने कहा कि कुछ महीने और लगेंगे, काम बढ़ गया है। मैंने उसकी बात को समझा और सब्र से उसका इंतज़ार करने लगी। वो पहले हर रोज़ कॉल करता था, फिर हफ्ते में 1 बार कॉल करने लगा और फिर तो जैसे मुझे कॉल करना भूल ही गया। लंदन और भारत के समय में लगभग 7 घंटे का अंतर था। मैं रातों में जाग कर उसके फ़ोन का इंतज़ार करती, पर मेरा इंतज़ार बेकार ही जाता था और जब भी बात होती तो वो मुझे कुछ बदला बदला सा लगता। इस बीच एक सहेली मिली जिसकी शादी मेरी शादी के साथ ही हुई थी। उसकी गोद में एक 6 महीने का चांद सा बेटा था। कहने लगी, क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? उसने बहुत ही सामान्य अंदाज में पूछा था। मैंने कहा, अभी तक तो नहीं। मेरा अंदाज भी सामान्य नहीं था, मैं बहुत उदास थी। कहने लगी, अपने पति से कहो अब बस करे और वापस आ जाए, अपनी फैमिली शुरू करो। अपनों के साथ और बच्चों के साथ सुख से ज़्यादा कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। आखिर को वो ये मुश्किल तुम्हारे लिए ही काट रहा है ना। तुम उसे कहो कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और वापस बुलाओ उसे। सहेली ने बहुत ही प्यार से मुझे समझाया और मैंने यही बात राहुल से की, पर वो तो गुस्सा हो गया और मुझे ही बुरा भला कहने लगा, मैं तुम्हें ये बात किस तरह समझाऊं कि औरत मर्द की पूरी ज़िंदगी नहीं होती, उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ हमारे बच्चों की और तुम्हारी फिक्र नहीं है, मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ, क्योंकि इस दुनिया में जो ज़्यादा पैसे कमाता है वही ज़्यादा कामयाब और खुश रहता है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी। उसने गुस्से से कहा और कॉल काट दी। समय गुजरने लगा। राहुल से संपर्क कम होने लगा। जब भी उसे कॉल करती वो व्यस्त रहता। इसी तरह 3 साल गुजर गए थे। मैंने भी खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया था। कभी कभी दिल में डर सर उठाने लगता कि कहीं राहुल मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। और जब मैं यही बात राहुल से कहती तो वो मुझे डांट देता, कहता, बेकार की बातें मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, बस पैसे कमाने की होड़ में लगा हुआ हूँ। तुम्हें तो पता है ना, आजकल पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। मैं भी राहुल की बातों पर विश्वास कर लेती थी और उसका इंतजार करने लगी थी। इसी बीच हमारी बिल्डिंग में एक सिंगर रहने आया था। उसने मेरे फ्लैट के सामने वाला फ्लैट लिया था। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था।
वो गाना गाता तो मैं उसकी आवाज़ के शहर में खो जाती थी। आते जाते सामना भी हो जाता था और कभी कभी हाय हेलो भी हो जाती, पर इससे ज़्यादा उसने कभी कोई बात नहीं की थी और ना ही मैंने। वो एक अच्छा इंसान लगता था। एक दिन उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने बहुत ही धीरे से कहा कि उसे दूध चाहिए। सॉरी, बाहर बारिश है और चाय की बहुत तलब हो रही थी। मैंने दूध का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने दूध का गिलास पकड़ा और मुझे धन्यवाद बोलकर चला गया। उसका नाम संदीप था। अगले दिन उसी गिलास में उसने मिल्क शेक डाला था और वो गिलास वापस करने आया। मैंने कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने रस्मन कहा था। कहने लगा, ज़रूरत थी मिस, कुछ लिया था तो कुछ वापस भी करना था। और मेरी माँ कहती थी कि किसी के घर कभी खाली बर्तन वापस नहीं करते। वो बहुत सम्मान से बोलता था। उसकी मुस्कुराहट बहुत जादू भरी थी, जैसे उसे कोई गम ना हो। कभी मैं भी तो ऐसी ही थी, पर अब मेरे पास सिर्फ उदासी और इंतज़ार था। उसने एक नज़र घर के अंदर झांका। कहने लगा, लगता है आपको रोशनी बहुत पसंद है। उसने अंदाजे से कहा था। नहीं, मुझे अंधेरे से नफरत है, मैंने कहा। कहने लगा, जानती हैं कभी कभी अंधेरे इतने भी बुरे नहीं होते, क्योंकि उनके बाद रोशनी आने की उम्मीद होती है, उसने मुस्कुराकर कहा। और मैं उसकी बात की गहराई में खो गई। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई। कहने लगा, आप कहाँ खो गईं? मैं चौंकी थी। मैंने कहा, कहीं नहीं। और फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। एक रात अचानक मेरे फ्लैट की सारी लाइट्स बंद हो गई। मैं घबरा गई। मेरा डर मुझ पर हावी होने लगा। मैंने सिक्योरिटी वालों को कॉल करनी चाहिए, पर वहाँ कोई कॉल नहीं उठा रहा था। मेरी हालत अब ख़राब होने लगी। मुझे टॉर्च भी नहीं मिल रही थी। डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे थे। मैं अपने घर में कभी भी अंधेरा नहीं रखती थी। रात को सोते हुए भी मेरे पूरे घर की लाइट्स ऑन रहती थीं। लेकिन अब अचानक लाइट का चले जाना मुझे डर में डाल दिया था। मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा था। मैंने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे बाहर निकल आई थी। डर के मारे मुझे इतना भी होश नहीं था कि इस समय मैं किस हुलिये में हूँ। मैंने एक नेट की मैक्सी पहन रखी थी, जिसकी डोरियों को बांधने का भी मुझे होश नहीं था। मैं फ्लैट से बाहर निकली और संदीप के फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे याद है, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला था, मैं बेहोश हो गई थी। अगर वो मुझे नहीं थामता तो मैं ज़मीन पर गिर जाती। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने ही कमरे में थी। मेरे फ्लैट की सारी लाइट्स वापस आ चुकी थीं। सुबह होने वाली थी। मुझे होश में आता देखकर संदीप ने मेरी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया। मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ था? मेरा सिर अब भी चकरा रहा था। उसने बताया कि आप बेहोश हो गई थी और पूछा कि मुझे क्या हुआ था। मैंने कहा, मैं अंधेरे से फोबिक हूँ। मैंने सिर झुकाकर कहा था और तभी मुझे याद आया कि घर से निकलने से पहले मेरे कपड़े बहुत ही ख़राब हालत में थे। मैंने खुद पर नज़र डाली तो मैंने ऊपर से अब एक गाउन भी पहन रखा था। हालांकि मुझे याद था ये गाउन मैंने खुद से नहीं पहना था। गाउन के नीचे मैं वही मैक्सी पहने हुए थी जो रात के समय मैंने पहनी हुई थी। मैंने एकदम से संदीप की तरफ देखा था। वो नज़र चुरा गया। फिर खुद ही कहने लगा कि आप रात को जिस होलिये में मेरे पास आई थी, मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं आपको अपनी बाहों में उठाकर आपके घर तक तो ले आया था, लेकिन मुझे लग रहा था अगर आप होश में नहीं आई तो मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, और डॉक्टर के सामने आपका इस होलिये में आना ठीक नहीं था। इसलिए मैंने आपकी अलमारी से ये गाउन निकाल कर आपको पहना दिया था। मैंने अविश्वास और गुस्से से संदीप की तरफ देखा था। मेरी आंखों में गुस्सा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर को हाथ लगाने की? मेरे चेहरे के बदलते हाव भाव देखकर संदीप हड़बड़ा गया था। कहने लगा, देखिए मिस अजनबी, मैंने गलत इरादे से ये सब कुछ नहीं किया था, बल्कि मैं तो आपको लोगों की बुरी नज़र से बचाना चाहता था। लेकिन आप मेरा विश्वास करें, मैंने आपको गाउन पहनाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं देखा। उसको इतना हड़बड़ाता देखकर मेरी हंसी छूट गई थी। मैंने कहा, मेरा नाम मिस अजनबी नहीं है, मेरा नाम किरण है। मुझे नॉर्मल होते देखकर संदीप का डर ख़त्म हो गया था। कहने लगा, आप अंधेरे से इतना डरती क्यों है, और फिर भी आप अकेली रहती हैं? वो हैरान था। मैंने उसे बताया कि मैं अपने पति के साथ रहती थी, पर वो अब लंदन में है, इसीलिए अकेले रहना मजबूरी है। अपने माँ बाप के घर भी गई थी, पर अब नहीं जाती। मैंने लव मैरिज की थी और इसीलिए मेरे माँ बाप मुझे ही दोषी ठहराते हैं। कहते हैं उसने तुम्हें छोड़ दिया है। जो फैसले इंसान अकेले करता है, उनके नतीजे भी उसे अकेले ही भुगतने पड़ते हैं। 3 साल हो गए हैं, लेकिन राहुल ने पलट कर मेरी खबर तक नहीं ली है। बस फ़ोन पर मुझसे बातें कर लेता है, कहता है जल्दी ही लौट आऊँगा, और मैं 3 साल से उसका इंतज़ार कर रही हूँ।
आज मेरे सब्र का पैमाना भर चुका था और मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो तसल्ली देने लगा, लेकिन वो भी घबरा गया था। कहने लगा, आपके पति को आपको यूं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आप तो इतनी प्यारी सी हैं कि इंसान का मन ही ना हो आपके पास से हटने के लिए। आपका पति तो बहुत ही बदनसीब है कि आप जैसी पत्नी को छोड़कर चला गया है। कहते कहते संदीप की आंखों में दिल में उथल पुथल मचाने वाली चमक उभर आई थी। मैं संदीप की आंखों की चमक से घबरा गई थी। उसकी आंखें मुझे कुछ संदेश दे रही थीं जो मैं जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी। मैं मोहब्बत के लिए तरसी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी किसी कमज़ोर पल का शिकार हो जाऊं, इसलिए मैंने जल्दी से उससे नज़रें चुरा ली थीं। वो कहने लगा, फोबिया बहुत बुरी चीज़ है। आपको पता है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों से फोबिया है। वो अपने फोबिया के बारे में बताने से पहले कुछ डरा हुआ सा लगने लगा था। मैंने कहा, कौन सा फोबिया? मैंने दिलचस्पी से पूछा था। कहने लगा, यही कि कहीं मैं किसी छोटे बच्चे के साथ अकेला न रह जाऊं, फिर मैं उसे कैसे संभालूंगा। और आपको पता है, जब मैं छोटा था तो मैं गुब्बारों से भी डरता था और अब मैं छिपकली से डरता हूँ। और तो और जब मैं गैस चूल्हे पर उबलने को रखता हूँ तब भी मुझे डर लगता है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। जब दूध ऊपर को आता है मुझे लगता है सारा दूध फैल जाएगा और मुझे सारा किचन साफ करना पड़ेगा। बस ये मुझे फोबिया है। देखिए, डरना नॉर्मल होता है। वो बोल रहा था और मैं बेसाख्ता हंस पड़ी थी। उसने अपने डर के ऐसे ऐसे रीजन बताए थे कि मेरी हंसी छूट पड़ी थी। उसने मुझे दिलकश अंदाज में कुछ पल देखा था, फिर कहने लगा, किरण जी, आपको पता है आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। जी चाहता है आप हंसती रहें और मैं आपको देखता रहूं। फिर वो कहने लगा, किरण जी, आप बस हंसती रहा करें, यूं उदास मत रहा करें। जब आप उदास होती हैं तो ऐसा लगता है मौसम भी उदास है, और जब आप हंसती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मौसम में बहार हो। मैं उसकी बातों के जादू में खोने लगी थी। वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था। पता नहीं क्यों उसकी बातें सुनते हुए मेरे दिल को सुकून मिल रहा था। आज 3 साल के बाद ऐसा हुआ था, किसी ने मेरे साथ ऐसी बातें की थी और मुझे अच्छा लग रहा था। नहीं तो मैं राहुल को याद करके हमेशा रोती रहती थी, कभी किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। अब तो मैं अपने माँ बाप से भी मिलना छोड़ चुकी थी। आस पड़ोस में भी किसी से बात नहीं करती थी। मेरी सारी सहेलियाँ भी छूट गई थीं, क्योंकि सब मुझसे राहुल के बारे में पूछते थे। कोई कहता, राहुल ने तुम्हें धोखा दिया है, अब वो लौट कर नहीं आएगा। कोई कहता, जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम भी राहुल को भूल जाओ और अपनी एक नई दुनिया बसाओ। तो कोई कहता कि पत्नी अगर चाहे तो अपने पति को अपने मंगलसूत्र की डोर से हमेशा अपने पास बांध कर रखती है। शायद तुम्हारी मोहब्बत की डोर ही कच्ची थी जो तुम अपने पति को बांध कर न रख सकीं। लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर मैं और भी ज़्यादा उदास हो जाती थी और इसीलिए मैंने लोगों से मिलना ही छोड़ दिया था। लेकिन आज जब संदीप ने मेरे साथ ऐसी बातें की तो दिल में नए तरंग से बजने लगे थे। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आज बरसों बाद मेरे सामने मेरा कोई अपना बैठा हो। मैंने उदास होते हुए कहा, हाँ, जमाना कहता है कि तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, लेकिन फिर हंसने भी नहीं देता। मैंने कहा भरकर कहा था। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो मेरी आंखों में देखते हुए दिलकश अंदाज में गुनगुनाया था और फिर मेरा मूड नॉर्मल हो गया था। उसने 2 दिनों तक मेरा बहुत ख्याल रखा और राहुल ने तो मुझे कॉल भी नहीं की थी। संदीप की एक बात ने मुझे फिक्र में डाल दिया था। कहने लगा, वो 1 साल का कहकर गया था और 3 साल तक नहीं आया। कहीं उसने वहाँ दूसरी शादी तो नहीं कर ली? माफ़ कीजिएगा, पर मैं भी इसी तीर से घायल हूँ। मेरी मंगेतर भी पढ़ने के लिए बाहर गई थी और 6 महीने बाद उसने ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि उसे कोई और मिल गया है। वे हमें इंतज़ार करने के लिए छोड़ जाते हैं, फिर हमें भूल जाते हैं। ये कितना आसान है उनके लिए। संदीप की आंखें भर आई थीं। वो आंसू छुपाता हुआ वहाँ से चला गया था। उसकी बातें मेरे दिमाग में घर कर गई थीं। मैंने राहुल को कॉल की तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि कॉल किसी लड़की ने उठाई थी। वो मुझसे पूछने लगी, आप कौन हैं? राहुल का फ़ोन किसी लड़की ने उठाया था और जिस समय मैंने फ़ोन किया था उस समय लंदन में रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। इस समय राहुल का फ़ोन कोई लड़की उठा रही थी। इस बात का क्या मतलब था? सामने से वो लड़की पूछती रही और मैं बिना पूछे ही जान गई थी कि वो कौन थी, कौन हो सकती थी। मेरा पति कहता था वो वहाँ अकेला रहता है, एक छोटा सा कमरा है जहाँ वो रहता है, और ऐसे छोटे से कमरे में अगर एक औरत फ़ोन उठा रही है तो वो भी रात के समय, तो वो औरत कौन हो सकती थी? ये तो कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता था। दुनिया का एक ख़ास दस्तूर है कि समय अपने आप को दोहराता है। जो घटनाएं किसी और के साथ हो चुकी हों वे आपके साथ भी हो सकती हैं। अगर आप उन्हीं हालात में आए तो आपके साथ भी वही होता है।
ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था कि कोई अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया हो और वहाँ दूसरे देश जाकर उसने दूसरी शादी कर ली हो। मैं बेवकूफ़ थी जो उसका 3 साल से इंतज़ार कर रही थी, और जब वो वापस नहीं आ रहा था तो इसका यही मतलब था कि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उसे वहीं पर सब कुछ मिल रहा है, तो वो वापस क्यों आता। मैं समझ गई थी कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, और वो औरत वही थी जो मेरे पति के साथ रह रही थी। इसी की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ था और मेरा पति मुझसे बेवफाई कर चुका था। मैं सारी रात रोती रही। मेरी मोहब्बत बदल गई थी, पराई हो गई थी। मैं तो बर्बाद हो गई थी। मेरी वो मोहब्बत जिसके बिना मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, उसने अपना आशियाना अलग बसा लिया था। उस रात मैं फूट फूट कर रोई थी। संदीप की बातें सही थीं। राहुल वहाँ जाकर मुझे भूल गया था। मेरा राहुल मुझे भूल गया था। उस रात रोते रोते कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला, और जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मेरा पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। आज मुझे अकेलेपन का कुछ ज़्यादा ही एहसास हो रहा था। रोते रोते मेरी आंखें लाल हो चुकी थीं। क्यों राहुल ने मुझे धोखा दिया था? क्यों उसने बेवफाई की थी? वो तो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, फिर कैसे इतनी जल्दी मुझे भूल गया था? मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, बस एक गिलास जूस का पिया और फिर से लेट गई। शायद दवा का असर था कि मैं दोबारा सो गई थी, और दोबारा मेरी आँख बिजली के कड़कने से खुली थी। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो बहुत तेज बिजली कड़क रही थी। शायद बारिश होने वाली थी। मौसम बहुत ख़राब था। डर के मारे मेरी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि मौसम की कंडीशन बता रही थी कुछ ही देर में लाइट चली जाएगी। मैं जल्दी से किचन में भागी थी, जिससे कि कैंडल जलाकर कमरे को रोशन कर सकूं। अभी किचन में कैंडल ढूंढ ही रही थी कि पूरा घर अंधेरे में डूब गया था। फिर से लाइट्स ख़राब हो गई थी। मैं फिर संदीप की तरफ भागी थी। इस बार जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मैं नहीं, मेरा ज़मीर बेहोश हो गया था। उसकी बाहों में मैं गलती से नहीं गिरी थी। महरूमियाँ, तन्हाइयाँ इंसान को अंधा कर देती हैं। वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। आँख तो तब खुलती है जब आपके आसपास सब कुछ जल चुका होता है। मेरे दुख ने मेरी आँखों पर काली पट्टी बांध दी थी। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गुनाह के रास्ते पर वैसे भी कुछ दिखता नहीं। वो गुनाह भी नहीं जो हम कर रहे होते हैं। संदीप ने मुझे थामा और दूसरे हाथ से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मेरे कांपते शरीर को अपनी बाहों में समेट लिया था, और मैं भी उसकी बाहों में समाते ही सारा डर भूल गई थी। जी चाहता था ये बाहें हमेशा मेरी पनाहें बनी रहें, क्योंकि इन पनाहों में मुझे डर नहीं लगता था। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम में ले आया था। आज 3 साल के बाद मेरे सूखे बंजर पड़े दिल पर प्यार की फुहारें पड़ी थीं। मैं तो मोहब्बत की एक बूंद की भी तरसी हुई थी, और उस रात संदीप ने मेरे ऊपर अपनी मोहब्बत के समंदर लुटा दिए थे, जिनकी गहराइयों में मैं डूब गई थी। मैं भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ, राहुल की पत्नी हूँ। मुझे इस वक्त याद था तो सिर्फ ये कि मैं एक ऐसे इंसान की बाहों में हूँ जिनकी बाहों में आकर मुझे किसी का डर, किसी का खौफ नहीं रहता, जहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलता है। मैं संदीप की संगत में बहुत खुश थी, बल्कि हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे। अब हम रोज़ बाहर जाते, एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। उसकी खूबसूरत आवाज़ मेरे जख्मों पर मरहम रखती थी। उसके एहसास में एक सहर था। जब मैं उसके साथ होती तो सब कुछ भूल जाती थी। उसके साथ मुझे अजीब तरह की खुशी मिलती जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। मैं उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती। एक रात जब हम एक दूसरे की बाहों में थे, तभी अचानक राहुल की कॉल आई। मैं इतना घबरा गई कि मुझे बोलने को शब्द नहीं मिल रहे थे, और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर रही थी। ये किन राहों की राह ही बन बैठी थी। इस रास्ते के आगे तो मंजिल भी नहीं थी, सिर्फ खाई थी। सुबह होते ही मैं अपने फ्लैट की तरफ भागी थी। खुद को आईने में देखा। वो कौन थी? मैंने खुद को इतना क्यों गिराया था? ये मैंने क्या कर डाला? मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जिसने ये किया वो किरण नहीं थी, वो मैं नहीं थी। कहते हैं गुस्सा दूसरों पर हो तो उसे निकाला जा सकता है, पर अगर गुस्सा खुद पर हो तो क्या किया जाए। मैंने चाकू उठाया और उसे अपनी कलाई पर रखा कि तभी फ़ोन बज उठा। राहुल की कॉल थी। मैंने कॉल रिसीव की। कहने लगा, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ मेरी जान, तैयार रहना, मैं शाम तक पहुँच जाऊँगा। कैसा लगा तुम्हें अपना बर्थडे गिफ्ट? मैं हैरान और परेशान रह गई थी। आज मेरी सालगिरह थी। राहुल आ रहा था और मैं एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह कर बैठी थी। मैं इस काबिल नहीं थी कि अब राहुल का इंतज़ार करती। मैं इस काबिल नहीं थी अब राहुल मुझे अपनी बाहों में भरकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता, और बदले में मैं भी उससे कहती कि मैंने भी तुम्हारा इंतज़ार किया है राहुल, तुम्हारा इंतज़ार मैंने बरसों किया है और बरसों में तड़पी हूँ। अब मुझे अपनी बाहों में समेट लो और मुझे छोड़कर मत जाना।
कैसे मैं ये सब कुछ राहुल से कहती, क्योंकि मैं खुद को दागदार कर चुकी थी। मैंने जैसे ही अपनी कलाई पर चाकू चलाना चाहा, पीछे से संदीप ने मुझे रोक लिया। तुम पागल हो गई हो, क्या कर रही हो ये? वो बेहद परेशान था। मैंने कहा, मैं अब इस काबिल नहीं हूँ, मैं राहुल के काबिल नहीं हूँ। मैं उसकी पत्नी अब नहीं रही, मैं तो अब तुम्हारी हो चुकी हूँ, तन और मन दोनों से। कैसे मैं राहुल से नज़रें मिला पाऊंगी? अब मेरा मर जाना ही बेहतर है। ये गुनाह मुझसे कैसे हो गया? मुझ पर एक पागलपन का दौरा सा पड़ने लगा था। मैं चिल्लाने लगी थी। मैंने कहा, मुझे मर जाने दो संदीप, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। संदीप ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया था। कहने लगा, किरण होश में आओ, जो कुछ हमने किया है वो गुनाह नहीं है, हमारी मोहब्बत है। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बेइंतहा, बेहद, बेहिसाब। वो ज़ोर से चिल्लाया था। मैं हैरान रह गई। कहने लगा, हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो मैं ही था जो तुम्हारे फ्लैट की लाइट्स ऑफ कर देता था। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। सोचो वो पल जो हमने साथ बिताए कितने हसीन थे। अगर तुम चाहो तो सारी ज़िंदगी हमारी हसीन हो सकती है, हम हमेशा साथ हो सकते हैं, उसने कहा। और मैं हैरान रह गई। बेपल बेपल सिर्फ एक गलती थी, एक भयानक गलती, जिस पर अगर सारी उम्र भी पछताया जाए तो कम है। मैं गुस्से के मारे ज़ोर से चिल्लाई थी। मैंने कहा, संदीप तुम एक गिरे हुए आदमी हो। तुमने मुझे पाने के लिए बहुत ही घटिया और ओछा रास्ता अपनाया। आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तुम एक घटिया इंसान हो। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया और इसे मोहब्बत कहते हो? ये मोहब्बत नहीं है। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारी तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगी। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने उसे धक्का दिया। मैंने कहा, निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मैं गुस्से के मारे दीवानी हो रही थी, उसे धक्के मार रही थी, लेकिन उसने आगे बढ़कर मुझे अपनी बाहों में ले लिया। कहने लगा, किरण तुम्हें मोहब्बत की पहचान नहीं है, तुम्हें इश्क का एहसास महसूस करना नहीं आता। शायद मेरा तरीका गलत था पर इरादा नहीं। मेरे हालात मेरे खिलाफ हैं पर मेरी मोहब्बत सच्ची है। मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम बस अपने पति से तलाक ले लो, इसमें भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो, बाकी सब मेरी प्रॉब्लम है। वो रोते हुए बोला था और मैंने उसे धकेलते हुए कहा, तुम्हारा हाथ थाम कर ही तो मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, पर अब बस हमें ये गुनाह करना ही नहीं चाहिए था। गुनाहों से शुरू होने वाले रिश्ते कभी मोहब्बत के रिश्ते नहीं होते। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने उसे एक थप्पड़ दे मारा और उसे घर से निकल जाने का कह दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं राहुल को सब कुछ बता दूंगी। राहुल शाम को घर आया। जाने क्यों वो मुझे बदला बदला सा लग रहा था। हमने साथ खाना खाया, उसने मुझे लंदन के बारे में भी बताया और आखिर मैंने उससे बात करने का सोचा। जैसे ही मैंने बात शुरू करने का सोचा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, किरण मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है और मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ जाओगी। देखो मुझे गलत मत समझना, इंसान सारी उम्र एक सा नहीं रहता, मैं भी बदल गया हूँ। देखो हम पहले अच्छे दोस्त थे, उसी दोस्ती ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया था कि हम साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। पर मैं अपने घर से निकली और संदीप के घर की तरफ भागी थी, पर घर लॉक था। मैंने सिक्योरिटी वालों की तरफ गई और उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि संदीप 3 घंटे पहले वहाँ से निकला था। रात हो गई जब मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी। बाकी सबकी तरह मैं भी नीचे गई। नीचे बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं किसी तरह आगे बढ़ी और उस लाश को देखकर हैरान रह गई। मैं अपने घुटनों के बल गिरती गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिमाग में राहुल के शब्द गूंज रहे थे कि मैंने लंदन में किसी से शादी कर ली है, वो माँ बनने वाली है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और यहाँ सिर्फ तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करने आया हूँ। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ रकम डाल दी है, तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। मैं चाहता हूँ हम अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे को विदा करें। राहुल ने मेरे सामने तलाकनामा रखते हुए कहा था। वो चला गया था। मैं खुद को संभाल कर संदीप की तरफ भागी थी, पर शायद मैंने देर कर दी। उसकी लाश मेरे सामने पड़ी थी। उसने खुद को ख़त्म कर लिया था। वो मोहब्बत में सच्चा था, अपनी मोहब्बत के साथ ये सलूक बर्दाश्त न कर सका। किस्मत ने मेरे साथ ये कैसा खेल खेला था। अब मेरे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफरत है। मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैं अकेली रहती हूँ। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि अब अंधेरा ही मेरा नसीब है। आप लोग बताइए कि इस सब में मेरी गलती क्या थी? क्या मैंने जल्दबाजी की? मुझे किस बात की सज़ा मिली? राहुल तो चला गया अपनी ज़िंदगी गुजारने। अगर मैं इससे पहले संदीप के साथ ये सलूक न करती तो आज हम भी साथ होते, एक दूसरे के साथ खुश होते।
वो मोहब्बत में सच्चा था, लेकिन मैंने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। मैंने उसे इतनी बुरी बातें सुनाई कि वो दिल बर्दाश्त न कर सका और इस दुनिया से ही चला गया। वो जवान था, जज्बाती था, मैं भी तो ऐसी ही थी। हम साथ रहते तो शायद एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये तो वही बात हुई कि मंजिल मेरे सामने थी, लेकिन रास्ता ख़त्म हो गया और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं एक गहरी खाई में जा गिरी। शायद ऐसे ही वक्त के लिए किसी ने कहा है कि मंजिलों पे आके लुटते हैं दिलों के कारवां, कश्तियाँ साहिल पे अक्सर डूबती हैं प्यार की। तो दोस्तों, ये कहानी थी किरण और संदीप के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए दोस्तों आप अपना और अपने पार्टनर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। मैं आपके नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी। बस वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस आप इंतज़ार करें, आपके नाम की स्टोरी ज़रूर आएगी। दोस्तों, कहानी को लेकर अपनी राय ज़रूर देते जाना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।